हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त। तो चलिए, हमने कल द न्यू ड्रेस ये लेसन देख लिया है। मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूं और ये लेसन देखने के बाद अब हमारी बारी है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की। तो चलिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड की गई है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर A1 इसमें जो है, A1 में पहला क्वेश्चन जो है वो है नरेट इन योर वर्ड्स द पिक्चर इमेजिन्ड बाय मेबल एज शी थिंक्स हरसेल्फ इन द पार्टी एज अ फ्लाई एट द एज ऑफ सॉसर। और खुद के बारे में मेबल जो कुछ भी वो पार्टी में सोच रही है उसके बारे में हमें लिखना है कि किस तरह से वो खुद को एक मक्खी कह रही है, दूध के एक प्लेट के किनारे पर भिन भिनाने वाली मक्खी खुद को कह रही है, जो कि दूध में गिरने की वजह से बाहर नहीं आ पा रही है और दूसरों को भी वो उसी तरह से देखना चाहती है, पर उसका मन उसके लिए तैयार नहीं हो रहा है, वो उसको देख नहीं पा रही है उन सभी लोगों को। तो किस तरह से वो खुद के बारे में सोचती है, वो खुद को क्या कहती है, खुद को दुर्भाग्यपूर्ण कहती है। फिर खुद के बारे में जो जो भी विचार आते हैं कि वो बाकी के लोगों से बहुत ही कम है, बाकी लोग उससे कई ज़्यादा अच्छे हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको हम कह सकते हैं, वो एक खुद के बारे में एहसास उसको होता है। उसके बाद में सारी नेगेटिव जितनी भी भावनाएं हैं वो सारी उसमें आती है, नकारात्मक भावनाएं उसमें उत्पन्न होती है और खुद को वो कचोटने लगती है, खुद को ही वो दोष देने लगती है कि मैं ऐसी क्यों हूँ। और फिर ये जो सारी चीज़ें उसमें आती है वो सारी दो ही उसकी भावनाएं जो है या फिर दो जो गुण है, दुर्गुण हम कह सकते हैं, उन दो दुर्गुणी की वजह से उसमें आती है। ठीक है, तो वो दो दुर्गुण कौन से हैं? तो वो दो दुर्गुण है, नंबर 1 जलन और दूसरी है उससे द्वेष। ये दो चीज़ों की वजह से ये सारा का सारा नेगेटिव माहौल उसने खुद के दिमाग में पैदा किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हाउ शी फील्स वेरी बैड अबाउट हर सेल्फ, हाउ शी इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट नेगेटिव थॉट्स, हाउ शी टेल्स हर सेल्फ दैट शी इज इंफीरियर टू ऑल द अदर पीपल, देन हाउ शी फील्स लाइक अ फ्लाई एट द एज ऑफ द सॉसर। तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। देर आर अ फ्यू अदर कैरेक्टर्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, डिस्कस द वे देयर रिलेशनशिप्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ मेबल। और उसमें जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि चार्ल्स है या फिर रोजी है, तो ये रोज और चार्ल्स ये दो मेन कैरेक्टर है। और तीसरा है कैरेक्टर जिसकी पार्टी में वो आती है वो है मिसेस डैलोवे, वो भी है। फिर उसके बाद में और सारी कैरेक्टर्स भी है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं मिसेस होलमन के बारे में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें उजागर होती है, उसमें से दिख कर आती है। तो इन सारे कैरेक्टर्स की वजह से खुद का जो डिप्रेशन है, खुद की जो कमी है, उसका एहसास उसको कैसे होता है कि उसको लगता है ये लोग मुझ पर हंस रहे हैं, फिर ये लोग मुझको ताना मार रहे हैं, ये सब वो सोच रही है। शी इज फीलिंग दैट ऑल दीज पीपल आर लाफिंग एट हर, नंबर 1। सेकेंडली, दे आर ट्राइंग टू स्पीक अबाउट हर एंड दे आर ट्राइंग टू कमेंट ऑन हर ड्रेस एंड हर पर्सनैलिटी। चलो question number A2 first है pick out the sentences from the story which describe the ambience of the party at Mrs. Dalloway's place। और इसमें से हमको कि किस तरह की पार्टी है इसको हमको देखना है। तो किस तरह से वो औरतें ड्रेस पहन कर आई है, या फिर किस तरह से वो हॉल सजा है, या फिर किस तरह से वो सारे लोग वहाँ पर खड़े हैं और एक फायर प्लेस में फायर जल रही है, बाजू में लोग खड़े हैं एक दूसरे से गप्पे मार रहे हैं, किस तरह से सजावट की गई है, ये सारी चीज़ें हमको पार्टी के बारे में। मेबल इज थिंकिंग टू मच ऑफ हर ड्रेस। फिर हमको बताना है कि मेबल खुद के ड्रेस के बारे में बहुत ही ज़्यादा विचार कर रही है। तो ये तो जाहिर है, इसमें से इसके बारे में तो आप बहुत बड़े 2-4 पन्ने लिख सकते हैं कि किस तरह से वो सोच रही है। उसको लगता है कि ये पीला ड्रेस उसने जो बनवाया है वो बहुत ही अच्छा है, पर जब वो पार्टी में जाती है तो सोचने लगती है ये तो बहुत पुरानी फैशन है। फिर सभी लोग तो सब नए नए हैं, सभी फैशन के लिए सिर्फ कपड़े ज़रूरी नहीं होते, उसके लिए वो सोच भी होनी पड़ती है, उसके लिए उसकी जो कटाई छटाई होती है वो भी तो उसी तरह की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें
उसके दिमाग में आती है और वो फिर खुद को बाकी लोगों से थोड़ा सा कम आंकने लगती है, खुद की कमी उसको महसूस होने लगती है, वगैरह वगैरह। क्रिटिकली एनालाइज हर वीक इकोनॉमिक कंडीशन। और ये देखिए यहाँ पर हमको बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि किस तरह से उसका बचपन से ही, जो पैदा हुई वो 10 लोगों की फैमिली थी, वहाँ पर भी वो सभी लोगों की जो हम कह सकते हैं इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकते थे, वो भी एक सच्चाई थी। दूसरी सच्चाई ये थी कि उनको पेयर करना पड़ता था, मतलब शेयर करना पड़ती थी चीज़ें, क्यों कि पैसों की कमी की वजह से। तीसरी चीज़ है कि क्योंकि उसके पिताजी का जो भेड़ पालने का जो उनका बिजनेस था वो अच्छी तरह से नहीं चलता था, ना ही वो बंद था या फिर वो ना ही बहुत अच्छी तरह से चल पाता था, बट पर सिर्फ उनको एक अच्छी तरीके से कुछ रह सके, कुछ खा पी सके, इस तरह से वो बिज़नेस चलता था। और इसीलिए बहुत सारी चीज़ें उसमें से नहीं कर पाते थे वो, तो बहुत सारी चीज़ों को उसको मिस करना पड़ा था बचपन में वो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह गई थी। यही कारण है कि वो उसके दिमाग में जो चीज़ें बैठी है, उसके दिमाग में जो विचार आए हैं, उसका कारण भी वही है कि वो उसके मन में जलन है लोगों के प्रति। जिनको ये चीज़ें मिली है उनके बारे में उसके मन में जलन का भाव है। जिनको ये मिला है उनके बारे में वो लोगों का वो द्वेष करती है। तो इन दुर्गुणों की वजह से भी उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही है। तो उसके बाद में उसकी डिसअपॉइंटमेंट किस तरह से, ये क्वेश्चन है। और आखिरी क्वेश्चन है मेबल की जो टेंडेंसी है डिसाइडिंग हर ओन वैल्यू। अभी इसमें बहुत ही अच्छी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मेबल खुद की जो वैल्यू है या फिर खुद का जो मूल्य है वो दूसरों के बारे में हमारे लिए तय किए गए मूल्य के हिसाब से वो बदलता है। ऐसा होना चाहिए क्या, ये हमें पूछा गया है कि वंस सेल्फ वर्थ शुड बी डिटरमिन्ड बाय अदर्स वैल्यूइंग यू, है ना। आपको बाकी लोग किस तरह से आंकते हैं, किस तरह से आपका मूल्य करते हैं, उस पर क्या आपने आपका मूल्य बनाना चाहिए, ये उसमें से उजागर होता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या आपकी कीमत दूसरों के द्वारा की गई कीमत से बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें तो दूसरों के बारे में सोचना भी नहीं है। दूसरों के बारे में मतलब वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें कतई सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों कि ना तो दुनिया वाले आपको पैदल चलने देंगे और ना ही वो घोड़े पे बैठने देंगे। तो इस तरीके से आप अपना मूल्य दूसरों के नज़र से नहीं तय कर सकते। इसके लिए आपको खुद को अपना मूल्य तय करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारा मूल्य क्या है, हम क्या है और हमें क्या कमतरताएं हैं, हमें क्या कमियां हैं। ये सारी चीज़ें हमें हमारे लिए पता होनी चाहिए। हम दूसरों के दिए गए रास्तों पर चलकर या दूसरों के द्वारा सुझाए गए हमारे मूल्यों को ग्रहित मानकर उसके ऊपर हम नहीं चल सकते। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर A3। क्वेश्चन नंबर A3 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें है राइट द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ड्रेस बाय फिलिंग अप्रोप्रिएट लेटर्स इन द ब्लैंक्स, वन इज डन फॉर यू। तो पहला है अटायर। ड्रेस के लिए सारे सिनोनिम्स है, उसमें कुछ शब्द हमको दिए गए हैं और उसमें से कुछ लेटर्स मिसिंग है, तो वो सारे लेटर्स भी हमें भरने हैं। तो पहला है अटायर, वो दिया गया है। दूसरा है उसमें दिया गया है टी है, उसके पहले टी के पहले 3 ब्लैंक्स है ना, 1 2 3, फिर टी फिर ई, करेक्ट। तो इसमें हम कह सकते हैं कॉस्ट्यूम। ठीक है, उसमें क्या होता है, कॉस्ट्यूम। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है टी, है ना, OUTFIT, आउटफिट, है कि नहीं। ड्रेस को आउटफिट भी कहा जाता है। तीसरा शब्द है
TURNOUT, टर्न आउट। टर्न आउट भी एक वर्ड है। और आखिरी में है सॉरी, ये वर्ड है, इसको हम कह सकते हैं एपरल। करेक्ट, एपरल। एपरल भी ड्रेस को एक सिनोनिम है, एक शब्द है। कॉन्कोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी और कलेक्शन ऑफ मोलस्क्स और शेल्स, है ना। शंख और जो सीप होती है नदी में या समंदर में, उनकी जो स्टडी होती है उसको कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। कॉन्च, है ना। तो रेफर टू द डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ वर्ड। नंबर 1, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का क्या मतलब है? इटिमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, है कि नहीं। वर्ड्स के बारे में, वर्ड्स की जो ओरिजिन है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कौन सी भाषा से ये शब्द आता है, या फिर किस तरह से उसका उगम हुआ है, किस देश में उसका उगम हुआ है, कौन सी भाषा में, और किस तरह से वो दूसरी तरफ आया है। इस सारी चीज़ को पढ़ने के लिए जो शब्द होता है, जो टर्म है, उसको कहते हैं इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर ओरिजिन। ठीक है। बाद में है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी तो आपको पता ही होगा, ये हिस्ट्री का पार्ट है। स्टडी ऑफ एंशिएंट कल्चर्स एंड देयर अंडरस्टैंडिंग, है ना, बाय एक्सकेवेटिंग। तो उनको खोद कर देखकर बहुत सारे जो डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, अलग अलग संस्कृतियां होती है, उनकी स्टडी करना, उनकी खुदाई कर उनकी स्टडी करना, इसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A4। A4 क्वेश्चन में है नंबर 1, यूज द करेक्ट टेंसेस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट एंड रीराइट द सेंटेंसेस। तो मैं यही ओरली आपको बताना चाहूंगा। शी डैश दैट ओल्ड फैशन बुक ऑफ हर मदर अ फ्यू मंथ्स बैक। ऑप्शंस है टेक, टेक्स, टुक एंड हैड टेकन। शी हैड टेकन, तो पहला जो है पर्याय वो है, उसका उत्तर है हैड टेकन। ठीक है। तो चलिए, पहला जो है उसका उत्तर है हैड टेकन। शी हैड टेकन द बुक फ्रॉम हर मदर। शी डैश एट हर लेफ्ट शोल्डर फॉर क्वाइट सम टाइम। शी पेकिंग, शी पैक्स एंड शी पैक्ड। तो उसका जवाब, सही जवाब है पैक्ड, PECKED, पैक्ड। उसके बाद में तीसरा सेंटेंस है, वन ह्यूमन शुड डैश दिस फॉर अनदर ऑलवेज। डन, डूइंग, बी डूइंग। वन ह्यूमन बीइंग शुड बी डूइंग, है ना, बी डूइंग। ठीक है। डी, ऑल दिस डैश destroyed in a few years. Will be, is and have been. All this will be destroyed in few years. And last है, she dash like a dressmaker's dummy standing there. She felt, FELT, है ना। चलो, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड, ग्रामर का क्वेश्चन है। तो उसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लता विल सिंग टुनाइट, मेक इट लेस सर्टन, है ना। लता विल सिंग टुनाइट मतलब ये सर्टनटी है कि ठीक है, लता आज रात को गाएगी, है कि नहीं, पर उसको हमें लेस सर्टन बनाना है, मतलब ये होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं है, इस तरीके से हमको उसको बनाना है। तो हमको वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है, जिसको जहां पर विल यूज हुआ है, उस विल को हमें चेंज करना होगा और उसकी जगह पे हमको लगाना होगा माइट, है ना। लता माइट सिंग टुनाइट, है ना। तो माइट की वजह से क्या होता है, सर्टेनिटी कम हो जाती है कि हम पूरी तरह से कह नहीं सकते कि गाएगी ही,
मतलब उसकी जो पॉसिबिलिटी है, शक्यताएं कम हो जाती है। बी, यू शुड वेयर योर यूनिफॉर्म, शो एबिलिटी, है ना। शुड ये क्या है? शुड इज अ एडवाइस, शुड हम एडवाइस के लिए यूज करते हैं, तो हमको यहां पर क्या दिखाना है? हमको दिखाना है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब हम यहां पर यूज कर सकते हैं यू कैन वेयर योर यूनिफॉर्म, है ना। तीसरा है संदीप में स्टडी टू क्लियर द एग्जामिनेशन, मेक इट ऑब्लिगेटरी और कंपल्सरी। संदीप में अभी क्या है? में सर्टेनिटी नहीं है, तो में की बजाय ऑब्लिगेशन जब भी होता है तो मस्ट होता है ना। ऑब्लिगेशन मतलब रूल ही होता है कि संदीप मस्ट स्टडी टू क्लियर द एग्जामिनेशन, ठीक है। और आखिरी जो है आई कैन डू इट, मेक अ सेंटेंस सीकिंग परमिशन। हमको परमिशन, कैन की बजाय कैन इज एबिलिटी, हमको परमिशन है तो मे यूज करना होगा, है कि नहीं। तो परमिशन में क्या होगा? आई मे डू इट, है कि नहीं, और मे आई डू इट, ऐसा भी हम कर सकते हैं। Fill in the blanks with appropriate modal auxiliaries according to the situation given in the following sentences. चलो, take an umbrella, आप छाता लेकर जाओ, take an umbrella, it dash rain later, तो ये क्या है? It might, क्योंकि पॉसिबिलिटी पता नहीं, हो सकती है बारिश, हो भी नहीं सकती, पता नहीं हमको, पर होने की शक्यता जरूर है, हो सकता है, तो might, it might take an umbrella, it might rain later. People dash walk on grass, people should walk on grass. C, dash I ask you a question, permission, may I ask you a question. The signal has turned red, you dash wait, है ना। सिग्नल रेड हुआ है तो रूल है, तो ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन है तो मस्ट है। So the signal has turned red, you must wait, correct, must wait now. और आखिर में ई सेंटेंस है I am going to the library, I will find my friends there, हो सकता है या फिर मैं वहां पर अपने दोस्त से जरूर मिलूंगा क्योंकि वो मुझे मिलने ही वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर A5 की ओर बढ़ते हैं। A5 है रीड द सेंटेंसेस, वी आर ऑल लाइक फ्लाइज। The paragraph describes the dejected thoughts that Miss Mabel carries in her mind. All the earlier paragraphs are in a continuity of a storyline. The next paragraph begins with I feel like, again resumes to a story. The author has moved in the mind of character and out of it very smoothly without any information or change in the language or tense. Similarly, she has moved in the past years of Miss Mabel's life. This is called as stream of consciousness technique, है ना। तो इसी के शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, चलिए तो फिर से एक बार मैं आपको उसका थोड़ा सा ब्यौरा देता हूं, उसको थोड़ा सा समझा कर बताता हूं आपको कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली व्हाट इट इज। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक जिसको हम अगर इसको लिटरली हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वो विचारों की श्रृंखला, स्ट्रीम, है ना। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? एक उसको हम कह सकते हैं कुछ बहने वाला, मतलब झरना कह सकते हैं। स्ट्रीम मतलब झरना ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना, अपने विचार क्या मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं उसके बारे में जानना। इट्स कॉल्ड एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब आप सजग हो कि आपके विचार क्या है ना। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को हम अगर हिंदी में करें तो उसको कह सकेंगे विचारों की श्रृंखला। अभी देखिए विचारों की श्रृंखला क्या होती है ये आपको जानना जरूरी है। जरूरी ये नहीं है कि विचारों की श्रृंखला एक ही जैसे विचारों से भरी होती है ना। श्रृंखला मतलब कड़ी होती है ना, एक कड़ी, दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, चौथी कड़ी, ऐसी जुड़ी हुई होती है। तो उस विचारों की श्रृंखला में भी बहुत सारी कड़ियां होती है,
पर वो कड़ियाँ सारी एक ही जैसी होती है ऐसा जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कि विचारों की श्रृंखला में कभी कभी क्या होता है कि आपके मस्तिष्क में कभी विचार आता है जो नेगेटिव हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, कभी विचार आता है पॉजिटिव हो सकता है, बहुत कॉन्फिडेंस आप फील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी विचार ऐसा भी हो सकता है कि आपके ना चाहते हुए भी आप खुद को कोस रहे हो, है ना। तो विचार जो है वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी इस क्षण आप जो विचार कर रहे हो अगले क्षण वैसा ही विचार आप करें, यह भी जरूरी नहीं है। तो विचारों की श्रृंखला जो होती है उसमें जो कड़ियां जोड़ी जाती है वो बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के विचार होते हैं, और ये सारे विचार वो लेखक किसी कैरेक्टर को समझने के लिए, किसी पात्र को समझने के लिए उनका उपयोग होता है, उनका उपयोग करते हैं। तो लेखक क्या करते हैं कि अगर कोई कैरेक्टर है तो उसको उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये क्यों दिखाते हैं कि उससे हमको उस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा क्या कहते हैं उसके इंफॉर्मेशन हमको मिलती है ना। तो देखिए जैसे अभी ये मेबल कह रही है कि ऐसा हुआ था बचपन में, हम इधर नहीं जा पाए थे, कोई हॉलीडे में नहीं गया था और हम घर पे ही रुकते थे, फिर पेयर शेयरिंग करते थे, हम ज़्यादा पैसे नहीं थे तो हमें बहुत सारे हमारी इच्छाएं दबी रहती थी। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है कि उसका बचपन भी बहुत बहुत गरीबी में गुजरा है। और वैसे ही फिर जब वो अपने पति के बारे में सोचती है कि वो आएगा कुछ लेकर, फिर मुझे बताएगा जब मैं मटन काट रही होंगी और मैं पकाऊंगी वगैरह वगैरह, तब हमें ये पता चलता है कि अभी जिस घर में वो रहती है वो भी एक बहुत बड़ा घर नहीं है, बहुत छोटा सा घर है, और अभी भी उसकी जो आर्थिक परिस्थिति है वो अभी भी बदली नहीं है, आज भी वो वैसी ही परिस्थिति में है। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह की आर्थिक परिस्थितियां उसको सहन करनी पड़ी है, किस तरीके की आर्थिक परिस्थितियों में वो रही है या रह रही है। ये भी हमें इन्हीं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक की वजह से पता चलता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। व्हाट अ हिडियस न्यू ड्रेस। अभी देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमको क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस करना है या फिर प्लेन स्टेटमेंट करना है ना। तो देखिए फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं। ओ व्हाट अ शॉट, है ना। ओ व्हाट अ शॉट, ठीक है। तो ये सेंटेंस है। तो इसमें क्या है कि एक कमेंटेटर, क्रिकेट कमेंटेटर कमेंट्री कर रहा है और किसी खिलाड़ी ने, उस बैट्समैन ने बहुत अच्छा शॉट मारा है, तो कमेंटेटर क्या कहेगा नेचुरली, ओ व्हाट अ शॉट। पर ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी इसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर हमको प्लेन स्टेटमेंट करना है, असर्टिव सेंटेंस करना है, तो उसको क्या करना होगा। अब व्हाट अ शॉट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, वो क्या कहना चाहता है कि ये बहुत ही अच्छा शॉट है। तो ये इसको हम असर्टिव कैसे करेंगे, प्लेन स्टेटमेंट कैसा करेंगे, इसको हमको क्या करना होगा, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल शॉट। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमको जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको करना है और उसको करते आना चाहिए। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ओरली हम लेंगे तो कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस हम कर सकते हैं। ओ देखिए, हाउ ब्यूटिफुल इज द गार्डन, है ना, हाउ ब्यूटिफुल, वाव हाउ ब्यूटिफुल, ऐसा हम कहते हैं गार्डन को, कुछ बहुत ही सुंदर चीज देखने के बाद। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उसका क्या होगा, ये व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, ओ वाव व्हाट अ हाउ ब्यूटीफुल, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है उसको अगर असर्टिव हमको करना है, उसको प्लेन स्टेटमेंट करना है, तो हम उसको कहेंगे दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। समझ में आ गया। और एक सेंटेंस लेना है, चलो ये और एक सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही बुरी चीज़ आपने देख ली, है ना, बहुत ही बुरी चीज़ देख ली, जैसा कि कोई बहुत ही
बुरा इंसिडेंट आपने देखा है, मतलब ठीक है, और आप कहते हो यक व्हाट अ पिटी, है ना, यक व्हाट अ पिटी, ऐसा आप कहते हो, तो इसका हमको अगर प्लेन स्टेटमेंट करना है तो हम कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं कि व्हाट अ पिटीफुल साइन इट इज़ अ वेरी पिटीफुल साइन, सॉरी, है ना, इट इज़ अ वेरी पिटीफुल साइट, सीन, कुछ भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक्सक्लेमेटरी में से उसको हमको प्लेन स्टेटमेंट असर्टिव में करना आना चाहिए। चलो तो देखते हैं बाद में। वर्जीनिया वुल्फ हैज़ क्रिएटेड मेनी कैरेक्टर्स अदर देन मिस मेबल विद ग्रेट स्किल्स, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी ऑफ देम। उसमें से किसी भी एक कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है, तो उसमें लिख सकेंगे। कैरेक्टर स्केच में जनरली क्या होता है, तो उनके हम उनके कैरेक्टर ट्रेट्स बताते हैं, है ना, उनके गुण बताते हैं कि किस तरह से है, कैसे वो लोगों का स्वागत, मिसेस डैलोवे के बारे में कैसे वो लोगों का स्वागत कर रही है, फिर या फिर मिसेस होलमन के बारे में कैसे उसका पूरा परिवार बीमारी से जूझ रहा है, कैसी उसकी उसकी लड़की की घुटने सूजे हुए हैं और वो कट आवाज़ करते हुए चल रही है, वगैरह वगैरह हम बता सकते हैं, है ना। Clothes mean nothing until someone leaves them. Expand the idea in your own words. ये कपड़े क्या हैं? जब तक उसे कोई पहन ना ले, कपड़ों की कोई भी अहमियत नहीं होती। इसको हमें एक्सपैंड करना है। Clothes mean nothing until someone lives in them. है ना? कपड़े आखिर है क्या? कपड़े आखिर एक निर्जीव वस्तु है। Clothes are nothing but an inanimate thing, and therefore it contains no value of its own. It is only when somebody puts it on it gets value of its own. है कि नहीं? उसकी वैल्यू कब होती है? जब उसे कोई पहनता है तभी उसकी कोई वैल्यू होती है। अगर ऐसा ही निकाल के उसको रख दे तो वो ड्रेस की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसे कोई पहन ना ले, है ना। और अगर आप देखते हो तो कोई फेमस पर्सनैलिटी होती है, कोई फिल्मी हीरो होता है वगैरह, तो उन्होंने जो कपड़ा पहना है वो ही कपड़े के बारे में ज़्यादा डिमांड हम मार्केट में देखते हैं। अगर कोई हीरोइन कोई फिल्म में कोई साड़ी पहनती है या ड्रेस पहनती है तो उसी तरह के ड्रेस मार्केट में आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसने पहना है, इसीलिए लोगों में वो पसंद किया जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि unless somebody puts it on, it gets no value of its own because it's a non-living thing and it will definitely not have any value unless it is put on by somebody. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं। Go to a library and read the following books: A Haunted House by Virginia Woolf, Mrs. Dalloway by Virginia Woolf। और लाइब्रेरी में जाके हम वर्जीनिया वुल्फ की लिखी उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे इसमें दो दी गई है, अ हॉन्टेड हाउस और मिसेस डैलोवे, तो पढ़ सकते हैं, है ना, ज़्यादा जानने के लिए कि इस लेखक की शैली क्या है, वो किस तरह से लिखते हैं, उसकी वैशिष्ट्य क्या है, वगैरह वगैरह जानने के लिए। A7, फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन द फॉलोइंग फील्ड्स। अभी कुछ फील्ड्स हमको दी गई है, इनमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। फैशन डिज़ाइनिंग में ड्रेस डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, इमेज कंसल्टेंसी, साइकोलॉजी एंड साइकियाट्री, ये सारे फील्ड्स में क्या क्या अलग अलग तरीके की संधियाँ उपलब्ध है, क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिल सकती है, इसके बारे में आपको ढूंढना है। और ढूंढकर हो सके तो इसको आप अपने जीवन में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज़ करके आप अपना करियर उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ख़त्म कर देते हैं और हमने आज द न्यू ड्रेस जो वर्जीनिया वुल्फ द्वारा लिखा गया है वो लेसन पूरा किया है। आशा करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, और सबसे बड़ी बात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, पूरे सब्जेक्ट्स के बहुत सारे नए नए वीडियोस डालते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।